नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में चुनाव आयोग को लेकर के और चुनाव आयोग की ओर से पिछले एक महीने से लेकर के जो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उस पर घमासान नॉन स्टॉप जारी है। लगातार उसका अपडेट, उसके सच हम आपको बताते रहते हैं। विपक्ष हर दिन चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर, उनके तथ्यों पर सवाल खड़े करता रहा है। चुनाव आयोग भी रोजाना ऐसा नहीं है कि खामोश बैठता है, अपने कामों का लेखा जोखा देता रहा है। इस बीच सदन भी इस मुद्दे पर अब जंग का अखाड़ा बन गया है। दिल्ली में संसद से लेकर पटना में बिहार विधानसभा तक विपक्ष ने चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो सवाल यह कि क्या चुनाव आयोग बिहार में 56 लाख मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटने जा रहा है? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि देश में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं? और विपक्ष ने संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक चर्चा की मांग की, सरकार ने कर दिया क्यों मना? आज इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी स्टोरी आपको अंदर तक हिला देगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो आज आपको हमारी ये रिपोर्ट अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए कि आखिर 90 साल का एक बुजुर्ग किसान बैल बनकर खेती करने को क्यों बेबस हो गया, मजबूर हो गया। सिस्टम ने एक इंसान को जानवर की जगह लेने को क्यों मजबूर कर दिया। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। बीते 25 जून से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से बिहार में यह काम शुरू किया है, उस दिन से विपक्ष इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ केंद्र और प्रदेश की एनडीए सरकार पर हमलावर है। आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन था। विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने एसआईआर के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर जमकर बवाल काटा। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और आरजेडी की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराए, बहस कराए। यही मांग बिहार विधानसभा में भी उठी। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट दलों के विधायकों ने भी विपक्षी दलों के साथ मिलकर तमाम एकता दिखाई, एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की। यानी कि दिल्ली से लेकर के बिहार तक, पटना विधानसभा तक विपक्ष ने चुनाव आयोग पर दोहरे हमले करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग के साथ साथ एनडीए सरकार के खिलाफ भी विपक्ष ने घेराबंदी शुरू कर दी है। पटना में महागठबंधन दलों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने जहां से लोकतंत्र खत्म करने का जरिया बताया, तो वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी ने इसे देश में चुनाव चोरी का आरोप लगाया। सुनिए पहले। बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के। दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। अब इन्होंने क्या किया है,
कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर हैं। विपक्ष की ओर से बाकायदा एक आंकड़े दिए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए तकरीबन 52 लाख वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। शाम तक होते होते ये 56 तक पहुंच गया जब इलेक्शन कमीशन की रिवाइज लिस्ट आई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने तो 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा किया। ये सुनिए। लगभग 2 करोड़ 20% लोगों के नाम जो है संवैधानिक जो है अधिकार था उससे वंचित हो जाएंगे। एक दिन इसके पहले 35 लाख था, आज 52 लाख है। अगले दिन जो है 1.5 करोड़ होंगे, उसके बाद 2 करोड़। ये तय है। और देखिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रियल रवैया है, उस हिसाब से लोगों का नाम कटने वाले के कंप्लेन हम लोग के पास आने लगा है और ये निश्चित है कि 2 करोड़ लोगों का है। तो बिहार का यह आरोप चुनाव आयोग के उस स्टेटमेंट के आधार पर है जो हर रोज शाम के वक्त वो जारी करता है, जिसमें वोटरों का पूरा लेखा जोखा जो प्रक्रिया चल रही है उसमें वो बताता है। आज भी चुनाव आयोग ने अपना डेटा जारी किया। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 24 जून 2025 तक 7 करोड़ 89 लाख 69,844 जो है कुल वोटर हैं। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत 23 जुलाई यानी कि आज शाम 4 बजे जो लिस्ट आई 7 करोड़ 73 लाख 98,000 और 344 वोटर कवर कर लिए गए हैं। परसेंटेज वाइज से होता है 98.01। चुनाव आयोग के मुताबिक 20 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 28 लाख वोटर स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं, यानी अपने वोटर लिस्ट में दर्ज पते से कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 7 लाख मतदाताओं के नाम से एक से ज्यादा जगह पर उनके नाम पाए गए हैं, जबकि 1 लाख मतदाताओं का तो कोई पता ही नहीं चला है, नो वेयर अबाउट। अब कुल मिलाकर 56 लाख वोटर चुनाव आयोग के मुताबिक अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं और यही विवाद की नई जड़ बन गया, क्योंकि इतने वोटर्स का नाम कटना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के मुताबिक कुल 7 करोड़ 89 लाख 844 वोटर्स में से अब तक जिन 7 करोड़ 73 लाख 98,344 वोटर कवर किए गए हैं उनमें 7.17 करोड़ यानी कि 90.89% मतदाताओं के गणना फॉर्म, वो जो फॉर्म थे वो चुनाव आयोग को मिल चुके हैं। 90% तो मिल ही चुके हैं, जबकि 15 लाख यानी कि बचता है 1.90 लगभग 2% के करीब, इनके फॉर्म मिलना बाकी है। इनमें से वोटरों के नाम काटे जाने पर कांग्रेस सांसद और एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। क्या दलील दी, सुनिए। अगर आप सिर्फ कोरे कागज को लेकर कहें कि सबके साथ हो गया है एन्यूमरेशन, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं 4%, कुछ कहते हैं 8%, सही अनुमान लगाया था 12% बाहर निकाल लिए गए हैं लोग। कोई लोग हैं नहीं एड्रेस पे, कोई लोग बाहर चले गए हैं, कुछ को आप मृत कहते हैं। तो इस प्रकार की अटकलों से अगर 8 का बीच का फिगर भी लिया जाए, 8 करोड़ में से 8% कितना होता है? 1 करोड़ से कम, 1.25 करोड़। ये मजाक की बात नहीं है। ये हमारे समतल गणतांत्रिक लेवल प्लेइंग फील्ड को पूरी तरह से उल्टा सीधा कर देता है, मूल तत्व मूल ढांचे को दुष्प्रभाव डालता है और गणतंत्र के विरुद्ध है। अब देखिए इसका काउंटर फिर विपक्ष की तरफ से भी आया, अब वो भी बाकायदा बैटिंग कर रहा है। विपक्ष की तरफ से क्या दलील दी गई? आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग से उनकी ही प्रेस रिलीज के मुताबिक 6 सवाल पूछे। ध्यान से सुनिएगा। तेजस्वी यादव का पहला सवाल है कि मृत मतदाताओं को लेकर उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 2025 को
जब समरी रिवीजन के बाद आपने पूरी वोटर लिस्ट अपडेट की थी तो ये मृत मतदाता आपको नहीं मिले थे? क्यों नहीं मिले थे? किसका दोष है? और अब बिना किसी भौतिक सत्यापन किए, यानी कि जो बीएलओ के किसी के बिना घर गए, आप गिन रहे हैं कि 18,66,869 लोग मर गए। पहले टोटल बता दिया। दूसरा सवाल मतदाताओं के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित होने को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यह कह रहा है कि 26,01,000 लोग कहीं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, पलायन कर गए। अब 4 महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए और बिना फिजिकली विजिट के आपने कैसे पता लगा लिया? तीसरा सवाल तेजस्वी ने पूछा कि 2 स्थानों पर नामांकित वोटर भी आप कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि यह किस आधार पर आपने तय किया कि ये 2 जगह पर है? क्या हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा, उसने माना है? कैसे? फिर कितनों ने जवाब दिया? कितनों ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की? यह प्रक्रिया पता तो लगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है? चौथा सवाल, अब तक अपने पते पर अनुपस्थित रहने वाले वोटरों को लेकर उन्होंने पूछा। तेजस्वी ने कहा कि कुल 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा तो सत्ता के इशारे पर चुनावी गणित साधने का उपकरण बन गया है। क्यों जिनके दरवाजे पर बीएलओ पहुंचा ही नहीं, उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया और इसी बहाने लाखों नामों पर कैंची चलाने की तैयारी है। पांचवा सवाल तेजस्वी ने पूछा कि चुनाव आयोग में बीजेपी के 52,940 पंजीकृत बीएलए हैं। क्या इन बीएलएज ने कभी भी चुनाव आयोग के समक्ष विदेशी नागरिकों का मामला नहीं उठाया? शुरुआत में कहा जा रहा था सब कुछ विदेशी नागरिकों के लिए। छठा सवाल यह पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने बताया कि जिन 52,66,000 मतदाताओं का यह नाम विलोपित करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इनमें से कितने दूसरे देशों के नागरिक हैं? तो इन तमाम सवालों के जरिए तेजस्वी ने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग का यह पूरा पुनरीक्षण अभियान एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बिहार चुनाव में हार को देखते हुए यह बीजेपी के लोग कमजोर, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम सूची से हटा रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र और संविधान से बेदखल करना चाहते हैं और यह मनमानी हम नहीं चलने देंगे। वहीं विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार आया। बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने विपक्ष इन आरोपों पर तेजस्वी ने सवाल किए, कहा कि ये गुमराह कर रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी तरीके से सही है। अब ये सुनिए। सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहाँ पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग के भी लोग हैं भाई। अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने भी देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है तो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष एक सुर में चुनाव आयोग के काम को सराह रहा है, तारीफ कर रहा है, इसमें बीजेपी भी है, चिराग पासवान की एलजेपी आर भी है और एनडीए के सबसे अहम घटक दल नीतीश कुमार जेडीयू भी है।
वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी आपने सुना, जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो सही है। लेकिन इसी पार्टी से जेडीयू के सांसद और विधायक चुनाव आयोग के एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद ने तो चुनाव आयोग के इस काम को तुगलकी फरमान कह दिया। एक विधायक ने खुलकर कहा कि उनके क्षेत्र में लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। तो विपक्ष की मांग सदन में बिहार के एसआईआर पर चर्चा की है, लेकिन सरकार इसके लिए शायद राजी नहीं है। विपक्ष कह रहा है चर्चा करवाओ, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। इसके पीछे सरकार अपना तर्क दे रही है। वो ये कह रही है कि चुनाव आयोग की ओर से सरकार जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि सरकार चुनाव आयोग की ओर से बोलने की हकदार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की, बल्कि ऑटोनोमस संस्था, संवैधानिक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग ने शुरू की है और वही करवा रहा है। तो हम इसमें कैसे जवाब देते? हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 10 जुलाई को पहली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अब हलफनामा दायर कर दिया है। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने बहुत सी बातें क्लियर की हैं। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष गहन मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है। कुछ लोग इस प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने हलफनामे में कहा है कि चुनौती देने वाली याचिकाएं वक्त से पहले ही दायर कर दी गई थी, अभी तो प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी। आयोग ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कई जरूरी तथ्य छुपा लिए, जैसा कि उनकी अपनी पार्टियां वो खुद इस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं, जैसा चिराग पासवान कह रहे थे, और बूथ लेवल एजेंट्स जो कि बीएलए हर पार्टी का होता है वो सहयोग कर रहे हैं। आयोग ने हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अधिकारों का हवाला देते हुए कहा कि यह बिल्कुल सुसंगत है और हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) का भी हवाला दिया गया। सबसे अहम, आयोग ने कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को वैध दस्तावेज मानने से सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दृष्टया मत से असहमति जताई। चुनाव आयोग ने न्यायालय में कहा कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है। देश में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड है और मौजूदा मतदान कार्ड पर निर्भर रहने से विशेष अभियान निरर्थक हो जाएगा। फिर फायदा क्या? चुनाव आयोग ने बातें इसलिए कही क्योंकि चुनाव आयोग यह कह चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिन की सुनवाई में आधार, राशन, वोटर कार्ड को वैध दस्तावेज मानने का चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया था। इस कारण से चुनाव आयोग ने हलफनामे में यह बातें की। तो इन सबके बीच इस पूरी प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाने के लिए अब विपक्ष के आरोपों पर बिहार के मतदाता क्या सोचते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं। आप देखते हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के आते हैं। ये आपने सत्ता पक्ष, विपक्ष और चुनाव आयोग सुन लिया। क्या कहता है मतदाता, वो सुनिए। जो मर गए हैं उनका तो नाम कटना ही चाहिए था, लेकिन जो लोग बाहर रह रहे हैं उनका नाम कटना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मर गए हैं उनका कट गया है, वो तो अच्छी बात है, उनका कटना भी चाहिए। जो बाहर हैं उनको
एक समय देना चाहिए या अभी आधार कार्ड को ही प्रारूप मान के ये विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। जो लोग बाहर चले गए हैं वो लोग मजबूर में इस राज्य से बाहर गए, उनकी मजबूरी का फायदा ये सरकार उठा रही है। ये वोटर सर्वे चल रहा है, ये तो लग रहा है कि तो चुनावी स्टंट है, जिसको वजह से आम आदमी को इसमें परेशान किया जा रहा है। आधार कार्ड से आप भारत की नागरिकता दिखा सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, और आपके वोटर लिस्ट में जो नाम है उसके लिए आप आधार कार्ड वैलिड नहीं कर रहे हैं, क्यों? मेरा बेटा चेन्नई में है, एक मेरी बेटी, तो आपके बेटे का भी नाम काट दिया जाएगा। मेरी एक बेटी DHL में है, मुंबई ब्रांच में है। मैं एक फौजी की पत्नी हूँ, फौज में है। फौज में कितनी मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं, वो कैसे आएंगे अपना कागज सही करवाने के लिए? सर्वहारा और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ही घर से बाहर जाते हैं, खतरे में उसी का नागरिकता खत्म होने की बात है। तो फिलहाल आपने देखा, हमने इसका पूरा एनालिसिस किया कि फिलहाल अब तक इसमें क्या अपडेट है। अब दूसरे सेगमेंट का रुख करते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी सामाजिक सच्चाई की जिसकी चपेट में लगभग हर परिवार कहीं ना कहीं आ रहा है और हर देश का बुजुर्ग भी आ रहा है, जो हमारे परिवारों की रीढ़ होता है। बदलते वक्त के साथ हम तरक्की तो कर रहे हैं, मेहनत से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन इस भागदौड़ में कुछ पीछे छूट रहा है। जो पीछे छूट रहा है वो है परिवार। उसका विश्लेषण दिखाने से पहले यह तस्वीर देखिए। 1975 की फिल्म मदर इंडिया की याद दिलाता है। हमने एक बार पहले भी ऐसी स्टोरी महाराष्ट्र की दिखाई थी। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, यह किसान हल जोत रहा है खुद। उम्र पता कितनी है इसकी? 90 साल। ना उसके पास ट्रैक्टर है, ना बैल है। मजबूरी ऐसी कि उन्होंने पुराने साइकिल के पुराने पहिए से देसी जुगाड़ करके हल बनाया, और ये 90 साल का बुजुर्ग हल जोत रहा है और साथ दे रही है पीछे उसकी बहू। अपने ससुर के साथ खेत में हल जोत रही है ताकि परिवार का पेट पाला जा सके। जब एक मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की आंखें नम हो गई। कईयों ने तो सरकार से सवाल किए, कईयों ने मदद की गुहार लगाई। हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। पहले ही देखिए। जिस उम्र में इंसान को आराम की जरूरत होती है, बुजुर्ग किसान अमर सिंह बैल की जगह खुद हल खींचकर खेत जोतने को मजबूर है। अमर सिंह 90 साल की उम्र में भी अपने 3 एकड़ खेत को जोतने की जिम्मेदारी उठाए हुए है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले सीहोर के तज गांव का यह वीडियो सिस्टम और समाज के मुंह पर तमाचा है। मामले की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 24 की टीम सीहोर के उसी तज गांव पहुंची जहां का वीडियो वायरल है। पहले वो उसका पहिया चलाया था, वो उस खेत का है, और इसमें ये घाई कर रहे थे, ये हल चलाता है इस खेत में। हाँ, इससे गार चढ़ जाती है सर। अच्छा। हाँ, थोड़ा दबा के चलाओ तो गार काफी चढ़ जाती है। हाँ, इससे उपज में फायदा हो जाता है। हाँ। यही चला रहे थे? जी हाँ, यही चला रहे। बदन पर फटे पुराने कपड़े और पांव में चप्पल तक नहीं। अमर सिंह इसी कच्चे मकान में रहते हैं। छोटा बेटा अलग रहता है, जबकि बड़ा बेटा गीता प्रसाद और उसकी पत्नी उन्हीं के साथ रहती हैं। लेकिन बड़ा बेटा दोनों पैरों से लाचार है, इसलिए किसानी के काम में अपने बुजुर्ग पिता की मदद नहीं कर सकता। अमर सिंह 1989 से 1994 तक डोडी पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। फिलहाल उनके पास आधा एकड़ कृषि भूमि है, जबकि दोनों बेटों के नाम 3-3 एकड़ जमीन है। अमर सिंह के बड़े बेटे गीता प्रसाद के बेटे ठीक ठाक कमाई करते हैं। इसके अलावा अलग रहकर छोटे बेटे का परिवार भी सुखी और संपन्न है। इतना ही नहीं, अमर सिंह के 2 भतीजे सरकारी सेवा में हैं, जिसमें एक भारतीय सेना में तो दूसरा पंचायत सचिव है। यानी परिवार के छोटे बेटे से लेकर बाकी सदस्यों के पास पैसा होने के बावजूद अमर सिंह की कोई मदद नहीं हो रही। हमें मजबूरी में ये 90 साल के लो, 1 साल कम बड़ होगी और क्या, बस मतलब मैं मजबूरी में ये खेती कर रहा हूँ। अब नहीं करो तो वो भूखे मारे फिर बाल बच्चे सब। ये है, और कोई तरीका नहीं है कि आय का जरिया? अब तो कोई तरीका नहीं है सर। ये जमाना ऐसा है कि भाई को भाई नहीं देता। कौन मदद करेगा आज? कौन देता है मदद? वो सोचते हैं और चला जा गड्ढे में, कोई मदद करने वाला नहीं है। कोशिश की आपने? मैंने कई बार कोशिश की, सब किया मेरे को, यार घर बनवा दो, थोड़ा मदद कर दो,
या कुछ सहयोग कर लो, कोई राज नहीं, हमारे पास कहाँ से आया पैसा। अमर सिंह को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 3 हिस्सों में 6,000 रुपए मिलते हैं। सीएम किसान सम्मान निधि योजना के सालाना 4,000 मिलते हैं। मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के तहत हर महीने 600 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारक होने के नाते हर महीने 5 किलो राशन भी मिलता है। बुजुर्ग किसान अमर सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सीहोर जिले के एसडीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। कि जो आप इकोनॉमिक स्थिति की बात कर रहे हैं और आप जैसे अभी ये भी बता रहे थे कुछ कर्जा वगैरह भी है उस पर, इसकी हम सभी चीज़ों की जांच कराएंगे और अगर कुछ ऐसा तथ्य निकल के आएगा जिसमें हमें लगता है कि कुछ हमारी तरफ से हमें करना चाहिए तो वो भी हम करें। कुछ योजनाओं का लाभ भी उसने बताया मिल रहा है, तो जो अभी प्राइमा फेसी निकल के आया उसके हिसाब से उसको पीएम किसान, सीएम किसान, बीपीएल कार्ड, पात्रता पर्ची, अन्य कुछ योजनाएं हैं जिसका उसको पेंशन की कुछ योजनाएं हैं जिसका उसको अभी लाभ मिल रहा है और अगर किसी और योजना में भी पात्र आएगा वो सर्वे के दौरान तो उसका भी हम उसको लाभ देंगे। अमर सिंह जब सरपंच थे तब उन्होंने गांव की भलाई के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज वही अमर सिंह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और खेती से होने वाली कमाई जीवन चलाने के लिए नाकाफी है। लाचार बड़े बेटे के अलावा पूरे परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। स्थानीय प्रशासन की जांच में इस बात की तो पुष्टि हुई है कि 90 साल के किसान अमर सिंह को सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उसकी मदद तो मिल रही है, लेकिन क्या काफी है? हमने अमर सिंह के गांव जाकर पड़ताल की तो पाया वो सरकार के दावों से मिल खाता है, यानी सिस्टम की तरफ से कोई कमी नहीं है, जो योजनाएं हैं उसे मिल रही हैं, लेकिन परिवार इतना बड़ा। लेकिन हमने आपको अमर सिंह की कहानी इसलिए दिखाई ताकि ये बता सके कि देश का सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना कैसे टूट रहा है, इसका शिकार कैसे हो रहा है। सिर्फ सरकार, सिर्फ सिस्टम, सिर्फ समाज नहीं, अमर सिंह जैसे हमारे घर के बुजुर्ग हैं। अमर सिंह की तरह देश में ऐसे करोड़ों परिवारों में कितने ऐसे सदस्य होंगे जिनके पास पैसों की कमी होगी, बस कमी। लेकिन यहां पर बात आती है, कमी उस भावना की भी है जो एक परिवार को उस वक्त साथ लाती है कि वो साथ जुड़ा रहे, सुख दुख में एक दूसरे की मदद करता रहे, वरना इस 90 साल के बुजुर्ग को बैल ना बनना पड़ता। अगर परिवार संयुक्त होता तो घर में बड़े बुजुर्गों का भविष्य भी सुरक्षित रहता। बदलते दौर में बच्चे, जाहिर सी बात है, माता पिता बुजुर्गों को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। यह ट्रेंड कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन ने 2018 में देश के 20 राज्यों में 10,000 बुजुर्गों पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक 23.44%, अराउंड 24%, देश का हर चौथा बुजुर्ग जो है वो अकेला है। इसके अलावा 48.88% बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं। बुजुर्ग लगभग आधे फीसदी, 50%, यानी हर दूसरा बुजुर्ग अपने जीवन साथी के साथ है। और 26.5% बुजुर्ग अपने परिवार या बाकी लोगों के साथ रहते हैं। यानी स्थिति भयावह है और समय के साथ इसमें और गिरावट आ रही है। परिवार की मूल भावना इससे कमजोर पड़ रही है। हम तो ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन ये भी एक तस्वीर है। और भारतीय समाज की सबसे मजबूत धरोहर संयुक्त परिवार टूट रहा है। इसका सबसे बुरा असर घर के बुजुर्गों पर पड़ रहा है। यह स्थिति सिर्फ शहरों में नहीं है, गांवों के सामाजिक ढांचे में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। सर्वे के मुताबिक शहरों में 25.3% बुजुर्ग अकेले हैं। गांव में यह आंकड़ा 21.38 है, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कंपैरेटिवली गांव की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, थोड़ी सी सिर्फ। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भारत का आधार ही परिवार है। इसलिए यह सच आप तक लाने की बहुत जरूरी थी। फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे में मुझे दीजिए इजाजत। आपको छोड़ जाते हैं सुपर 30 के साथ।